अर्थशास्त्र में दिया गया था, पता है ना? जिस अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद का अधिकार सिर्फ किसको था? पत्नी को था। ओके। जबकि मनुस्मृति में मनुस्मृति मनुस्मृति में सिर्फ पुरुषों को सिर्फ पुरुषों को विधवा विवाह की अनुमति प्राप्त थी। ओके? हुए? यस सर। हाँ, लिखिएगा, एक अलग से लाइन लिखिएगा। अशोक द्वारा स्थापित सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित थे। चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित रहे हैं। स्तूपों के मामले में मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित सांची स्तूप जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। सर फिर से बोले थे। स्थापत्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें स्तूप के बारे में भी है, कुछ स्तूप चाहे तो लिख सकते हैं आप। ये आगे चलते छोड़िए, लिख लीजिएगा तो एक तरफ लिख लीजिए अधिकारी, ठीक है, और दूसरी तरफ विभाग। एक अधिकारी है पुलिसानी, विभाग है जनसंपर्क, है, ठीक है। दूसरा है पाटवेदिक, ये कौन है? ये जनसंपर्क विभाग का अधिकारी है, जनसंपर्क अधिकारी है, ठीक है। ये कौन है? पाटवेदिक कौन है? सम्राट को प्रजा के विषय में सूचना देने वाला, है ना? हो गया। अंत महामात्र कौन था? अंत महामात्र कौन है? असभ्य जनजातियों में धर्म प्रचारक, ठीक है। एक होता था स्वाध्यक्ष, कौन था? ये अंतःपुर और स्त्रियों से संबंधित विभाग का अधिकारी, ठीक है।
फिर एक है ब्रजभूमिक। ब्रजभूमिक ये ब्रजभूमिक कौन थे? पशुओं की देखभाल करने वाला। ठीक है। रज्जुक तो आपको पता ही है। रज्जुक क्या होते थे? ग्रामीण अधिकारी। हैं? ग्रामीण अधिकारी। हम्म, लिख लीजिए। ये जिलाधिकारी भी था। ठीक है। भू राजस्व अधिकारी भी था। भू राजस्व अधिकारी भी था और फिर न्यायिक अधिकारी भी था। ठीक है। अब अगला लिखिएगा नगर व्यवहारिक। नगर व्यवहारिक नगर व्यवहारिक कौन था? ये नगर का न्यायाधीश। अमात्य क्या था? हम्म, इन सब के बारे में। ठीक है। अमात्य है, प्रदेष्टा है, मंडल का नागरिक, नागरक है, नगर का प्रमुख अधिकारी है ना। रूप दर्शक, ये भले लिख लो। रूप दर्शक ये कौन होता था? सिक्कों की जांच करने वाला है ना। हम्म, एक गोप भी है। गोप क्या था? संग्रहण। संग्रहण मतलब ग्राम का प्रतिपालन 10 ग्राम, इकट्ठा करना। 10 ग्राम समूह का अधिकारी होता था। ठीक है। पहली चीज तो ये लिख लो। इसके अलावा भू राजस्व को लिखने वाला भी वही होता था, है ना। लिखने वाला युक्त। युक्त जो होते थे ना, ये रज्जुक के अधीन होते थे। सर वो जो ये नगर व्यापारी के नीचे क्या लिखा हुआ है? रुद्र दर्शक। रज्जुक के अधीन राजस्व अधिकारी। सर ये कौन है? गुप्तचरों का प्रमुख है ना। एग्रोनोमोई। सर महामात्र क्या लिखे हैं? महामात्यप सर्प। ठीक है। एग्रोनोमोई कौन है? जिला और सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी। मतलब एग्रोनोमोई उस समय की बात है। जिलाधिकारी भी होता था और सड़क निर्माण का अधिकारी भी होता था। ठीक है। एक और है एस्टिनोमोई। एस्टिनोमोई ये कौन था? ये नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन का प्रमुख अधिकारी। ठीक है। सैन्य व्यवस्था।
सर मेगास्थनीज के सैनिक अनुसार, मतलब क्या होता है? सैन्य व्यवस्था लिखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार सेना का प्रबंध, सेना का प्रबंध 30 सदस्यों की 30 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा किया जाता था। ठीक है ना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना, इधर डीजे बजा रहे, रुकिए मैं बोल कर आती हूँ बंद करने के लिए। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र में सर सेना के, कौटिल्य और चाणक्य दोनों। सेना के 4 अंगों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में सेना के 4 अंगों का वर्णन है। एक है मोहबल, मोहबल ये क्या है? पैतृक या स्थायी सेना, ठीक है। दूसरा है भृटक, भृटक क्या है? श्रेणियों की सेना, श्रेणियों की सेना। तीसरा है मित्र बल, मित्र बल कौन है? मित्र राज्य की सेना, ठीक है। अगला है अमित्र बल, एक अमित्र बल है, ये अमित्र राज्य की सेना होती थी, अमित्र राज्य की सेना, ठीक है। एक है और एक और लिख लीजिएगा, अटवी बल, अटवी बल ये क्या है? अटवी बल क्या होता था? सॉरी, जंगली जातियों की सेना, ठीक है ना। 5 प्रकार का हो गया ना। हाँ 5 प्रकार हो गया। अब तो 4 इसमें दिखाया है। चलो हाँ लिखिएगा। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में अग्निबाण और त्वरित चिकित्सा सेवा का उल्लेख मिलता है। सर रिपीट कर दीजिए। हाँ, अर्थशास्त्र में अग्निबाण, अग्निबाण और त्वरित चिकित्सा सेवा का वर्णन किया गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र में ही 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन है। युद्ध का वर्णन है। 3 प्रकार का युद्ध कौन से हैं अर्थशास्त्र में? एक है प्रकाश युद्ध, अब ये क्या है? लिख सकते हैं, जो लड़ाई खुले तौर पर आमने सामने लड़ी जाती थी, जो लड़ाई खुले तौर पर आमने सामने लड़ी जाती थी। दूसरा है कूट युद्ध, कूट युद्ध ये क्या है भाई? लिखिएगा, इसमें चालाकी का प्रयोग किया जाता है। तृष्णी युद्ध क्या है? गुप्तचरों द्वारा, गुप्तचरों द्वारा, गुप्तचरों द्वारा शत्रु राज्यों में, शत्रु कौन सा राज्य राज्य, सर? गुप्तचरों द्वारा शत्रु राज्य, शत्रु राज्यों में अव्यवस्था पैदा की जाती थी, अव्यवस्था पैदा की जाती थी, जिससे शत्रु राज्य समाप्त हो जाता था। ये तो सर अभी के राजनीतिक यूज करते हैं ना इसको, तृष्णा युद्ध, तृष्णी युद्ध को। हाँ,
ठीक है। नगर प्रशासन, मेगास्थनीज की इंडिका में, मेगास्थनीज की इंडिका में 30 सदस्यों की 30 सदस्यों की 6 समितियों के द्वारा 6 समितियों के द्वारा नगर प्रशासन की देखभाल की जाती थी। चलिए लिखिएगा, समिति का नाम लिखिएगा भाई, शिल्प कला समिति। समिति का नाम क्या है? शिल्प कला। ये क्या काम करती थी? सड़क और भवनों का निर्माण, सड़क भवन का निर्माण और नगर के सफाई व्यवस्था। है ना, ये शिल्प कला। दूसरी है विदेश समिति। विदेश समिति क्या थी? ये विदेशियों के खाने, रहने, दवा। तो भाई जनसंख्या समिति, जनसंख्या समिति। ये जनसंख्या समिति क्या करती थी? ये जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करती थी। जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करती थी, है ना। वैसे हमने पहले भी बता रखा है तीसरी समिति, ये तीसरी समिति है, याद रखना ये भी। लिखो अगली समिति, उद्योग व्यापार समिति। मतलब चौथी समिति का नाम क्या है? उद्योग व्यापार समिति। ये क्या काम करती रही होगी भाई? लिख लीजिएगा, उद्योग और व्यापार पर नियंत्रण, उद्योग और व्यापार पर नियंत्रण तथा वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण। ठीक है, ओके, हो गया। यस। पांचवी समिति, पांचवी समिति क्या थी? अगली समिति का नाम लिखिएगा भाई, वस्तु निरीक्षक समिति। वस्तु निरीक्षक समिति। ये क्या काम करती होगी? लिख लीजिए, मिलावटी वस्तुओं पर रोक, मिलावटी वस्तुओं पर रोक। ठीक है, हो गया। अगला है छठवीं समिति और अंतिम समिति है कर निरीक्षक समिति। कर निरीक्षक समिति, इसमें लिखिएगा, विभाग से प्राप्त करों का विवरण रखना, विभाग से प्राप्त करों का विवरण रखना और करों की चोरी को रोकना। ठीक है, हो गया। जी सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो रज्जुक है, जो जिले का मुख्य न्यायाधीश भी होता है, ये किसके अधीन काम करता है? जो रज्जुक है वो जिले का मुख्य न्यायाधीश होता था, सॉरी जनपद का मुख्य न्यायाधीश होता था। आज के समय में जिला जज जो होते हैं। और फिर ये आप एक बार और दिखाए थे जो डीएम होता है, हाँ, जिला अधिकारी बताए थे। न्याय। दो प्रकार की व्यवस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था ना। गुप्तचर व्यवस्था लिखिएगा,
गुप्तचर व्यवस्था। अर्थशास्त्र में इन्हें गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में इन्हें गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है। सर ये गुड़ पुरुष क्या होता है? अरे इन्हें गुप्तचरों को बोलते थे भाई। ठीक है, ओके सर। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इसमें पुरुष और महिला दोनों काम करते थे। ठीक है, साथ ही गणिकाएं भी गणिका मतलब कल बताए थे ना, तो गणिकाएं भी क्या होती थी? गुप्तचर होती थी। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। दो प्रकार के गुप्तचर की व्यवस्था की गई थी। एक होता था संचरा, एक होता था संचरा। संचरा क्या है लिखिएगा, मतलब ये स्थायी होते थे। क्या थे ये? स्थायी थे, मतलब एक जगह पर रहकर काम करते थे। ठीक है, एक जगह रहकर ये काम करते थे। इनके 5 भाग थे। 5 भाग कौन कौन से थे इसके, वो लिख लीजिए। तो कापाटिक, कापाटिक, कापाटिक का मतलब क्या हुआ? कापाटिक का मतलब है विद्यार्थी के भेष में रहने वाले। ठीक है, विद्यार्थी के भेष में रहने वाले। हो गया। अगला है वैदेहक। वैदेहक, वैदेहक कौन है? व्यापारी के भेष में रहने वाले। व्यापारी के भेष में रहने वाले। तीसरा है उदास्थित। उदास्थित, उदास्थित का मतलब क्या है? सन्यासी के भेष में रहने वाले। ठीक है, सन्यासी के भेष में रहने वाले। ठीक है, अगला लिख लीजिए तापस। तापस ये कौन है? तापस कौन होते थे? तपस्वियों के भेष में रहने वाले। तपस्वियों के भेष में रहने वाले। सर तापस है या तापस? तापस है भाई। ओके। इसका मतलब ही बताए थे ना, एक बार बोल दीजिए तो। तपस्वियों, तपस्वियों के भेष में रहने वाले। और एक था गृहपतिक। गृहपतिक का क्या मतलब है? किसान के भेष, किसान के भेष में रहने वाले। एक तो था, सॉरी ये संस्था है। ठीक है, ये कौन सी थी? संस्था। बस यही इतना लिखना होगा, संस्था है ये। ठीक है, यहाँ तो संचरा लिखवाए थे ना। हाँ इसीलिए संचरा गलत है। संचरा जो होते थे ना, वो टहल टहल के अपना काम करते थे। संस्था का मतलब होता है एक जगह स्थिर होना, है ना। दूसरी है संचरा। संचरा ये क्या है? भ्रमरशील, भ्रमरशील गुप्तचर है ये। अस्थायी होगा। हाँ अस्थायी, अस्थायी। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं जी। संस्था को बोल सकते हैं एक स्थान पर रहकर काम करने वाले। रहकर काम करने वाले। ठीक है, इसको हम संचरा को बोल सकते हैं कि घूम घूम कर काम करने वाले। ओके,
घुमक्कर। उसका ऑफिशियल वर्क हो गया और इसका आपको क्या बोल सकते हैं अच्छा लिखिए, संचरक के बारे में लिखिएगा। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। एक लिखिएगा परिव्राजिका, परिव्राजिका। लिखिएगा भिक्षुड़ी के भेष में रहने वाले, भिक्षुड़ी के भेष में रहने वाले, ब्रैकेट में लिख लेना मुख्य रूप से वैश्याओं की नियुक्ति, मुख्य रूप से वैश्याओं की नियुक्ति। हो गया? अगला लिखिएगा रसद, मुख्य रूप से वैश्याओं की, आगे मुख्य रूप से वैश्याओं की नियुक्ति। रसद में लिखिएगा क्रूर, क्रूर प्रवृत्ति के गुप्तचर, क्रूर प्रवृत्ति के गुप्तचर। एक होता था सत्री, सत्री ये क्या है? ये विशेष प्रशिक्षण प्राप्त, ये विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर होता था, लेकिन याद रखना इनका कोई परिवार नहीं था। ठीक है? क्या एक और लिख लीजिएगा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण क्या है? तीक्ष्ण क्या होता है? ये शूरवीर गुप्तचर होते हैं। ठीक है? शूरवीर गुप्तचर होते हैं ये। ठीक है? हो गया? जी सर। अच्छा, जो गुप्तचर व्यवस्था थी, तो गुप्तचर व्यवस्था में पुरुष और महिलाएं दोनों भर्ती लेते थे, भर्ती होते थे। हाँ, पुरुष और महिलाएं दोनों गणिकाएं जो होती थी। ओके। अच्छा, तो ये गुप्तचर व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक संस्था थी और एक संचरा थी। जो संस्था थी उसके बारे में आप लोग बताएं हमें कि गुप्तचर व्यवस्था सर में। ये एक जगह पर रहकर काम करते थे ठीक है। नहीं सर, संस्था में सर। हम्म, और जो संतरा है ना, वो घुमक्कर टाइप का, मतलब घूम घूम कर भ्रमणशील कमर्शियल। गुप्तचर थे। ठीक है, इसमें हमने और कई ये सारे संस्था भाग, के 5 भाग होते थे। हाँ सर, संस्था में 5 भाग है। एक एक जी सर, पहली संस्था, हाँ, जो संस्था बनाकर जो गुप्तचर कार्य करते थे उसके 5 प्रकार थे। कपाटिक, जो विद्यार्थियों के वेश में रहते थे। वैदेहक सर, जो व्यापारी के रूप में रहते थे। उदास, तीसरा सर इस सन्यासी के वेश में रहते थे। बताओ। सर अभी मुझे पता ही नहीं, आप पूछ क्या रहे हैं? अभी भी तो मैं आई हूँ। मैं बताऊं? आप बताओ। हाँ श्रुति, आप बताओ। गृहपति होगा, इसका मतलब होता है किसान। किसान के भेष में रहते थे। एक और था जी। अनन्या, जी सर। एक और कौन सा? संस्था 5 प्रकार के होते थे। पहला कपिटक, उदास्तित जो कि सन्यासी के वेश में रहते थे, गृहपतिक गरीब के वेश में रहने वाले गुप्तचर, वैदेहक गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर, तापस जो तपस्वी के वेश में रहने वाला। संचरा के कितने भेद थे? 4 थे। एक कोई बता दो, अंशु। परिव्राजिका भिक्षुओं के वेश में रहने वाले थे, जो ठीक है, ठीक है। परिव्राजिका, तो इसमें कौन होते थे, पुरुष की महिला? महिलाएं होती थी सर, वेश्या या गणिकाएं। सन्यासी के वेश में। ठीक है। अगला है रसद। रसद में क्या था? क्रूर प्रवृत्ति के उपकर रहते थे सब। ओके। अगला सत्री, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर। सर इनका मतलब कोई परिवार नहीं होता था। ठीक है। एक होते थे तीक्ष्ण, धन के लिए हाँ, पाने शूरवीर गुप्तचर होते थे।
वेरी गुड। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन कर व्यवस्था, ठीक है। मौर्यकालीन कर व्यवस्था इसमें एक तरफ लिख लीजिए कर, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख लीजिए उद्देश्य। कर में सबसे पहले लिखना है विष्टि कर या बलि। विष्टि कर या बलि, ये क्या था? इसमें लिख लीजिएगा बेगार कर, और एक प्रकार का धार्मिक कर, ठीक है, एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। फिर लिखिएगा रज्जु कर। रज्जु कर क्या है? लिख लीजिए भूमि की माप के समय, भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर, भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर। ठीक है। उदक भाग, ये पेपर में पूछा भी गया है। उदक भाग क्या था? लिखिएगा राज्य द्वारा वसूला जाने वाला सिंचाई कर। फिर लिखिएगा निष्क्राम्य कर, ये क्या था? निर्यात कर था। ठीक है। एक है प्रवेश कर। प्रवेश कर ये आयात कर होता था। सर उसके ऊपर क्या लिखे हैं? निष्क्राम्य। प्रवेश हो गया। अब लिखिएगा प्रणय कर। प्रणय कर ये उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया सवाल रहा है प्रणय कर के बारे में, और बाकी और भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रणय 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 कर ये क्या था? आपातकाल में वसूला जाने वाला कर। आपातकाल में वसूला जाने वाला कर। फिर था हिरण्य कर। हिरण्य कर क्या था? ये होता था नगद कर। ठीक है, ये नगद कर होता था। ओके। फिर लिखिएगा विवीत कर। विवीत ये किससे संबंधित है? तो ये चारागाह कर है। ठीक है, चारागाह कर है ये। सर विविध कर क्या है? चारागाह कर। फिर लिखिएगा परहीनक कर। परहीनक इसे लिख लीजिएगा राजकीय भूमि में चराई पशुओं को चराई का जुर्माना। राजकीय भूमि में पशुओं को चराई का जुर्माना। ठीक है। फिर लिखिएगा वर्तनी कर। वर्तनी कर क्या है? ये लिख लीजिए सड़क कर। वर्तनी कर है सड़क कर। अगला लिखिएगा पार्श्व कर। पार्श्व कर क्या था भाई? लिखिएगा व्यापारी के अधिक लाभ पर वसूला जाने वाला कर।
फिर आता था तरदेय। तरदेय कर क्या था? पुल पार करने पर लगाया जाने वाला कर। पुल पार करने पर लगाया जाने वाला कर। फिर एक था दारदेय कर। दारदेय कर क्या है? सर ये वाला फिर से बोल दीजिए ना। दारदेय कर है आयातित वस्तु पर अतिरिक्त व्यापार कर। ठीक है। और रिपीट कर दीजिए तो। ये जो वर्तनी कर होता था ना, ये व्यापारियों से वसूला जाता था जब वो सड़कों का प्रयोग करते थे। ठीक है, जब वो सड़कों का प्रयोग करते थे व्यापारी लोग, उस समय वर्तनी कर वसूला जाता था। दारदेय हो गया आयातित वस्तु पर। ठीक है ना। देखिए, राज्य के नियंत्रण में कई सारे उद्योग थे। ठीक है, उनमें से अगर देखा जाए तो शराब उद्योग राज्य के नियंत्रण में रहने वाले जो उद्योग थे, शराब उद्योग होता था, नमक उद्योग होता था, खान उद्योग था, हथियार उद्योग था और जहाज रानी उद्योग था। इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कर वाले में, भाग और बलि। भाग और बलि अलग से लिख लीजिएगा। भाग और बलि राजस्व के प्रमुख स्रोत होते थे। ठीक है। ठीक, मौर्यकालीन प्रमुख सिक्के कौन कौन से थे? वन निष्क और माशक। मौर्यकालीन सिक्के लिखिएगा इसमें। एक तो है निष्क, निष्क एक है। ठीक है, निष्क के बारे में लिखिएगा। ब्रैकेट में चाहे तो सुवर्ण लिख सकते हैं या फिर लिखिएगा सोने का सिक्का। निष्क कैसा था? सोने का सिक्का था। ठीक है। दूसरा है पण। पण बोलते हैं, करसापण बोलते हैं इसको, करसापण बोलते हैं। रूप्य, रूप बोलते हैं इसको। शतनमान भी बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं धरण। धरण ये कैसा था भाई? ये होता था चांदी का सिक्का। पण, करसापण, रूप्य रूप, शतमान और धरण। ठीक है, ये होते थे चांदी के सिक्के। ओके, लिख लीजिएगा। यह मौर्य काल का प्रमुख सिक्का होता था। प्रमुख सिक्का और राजकीय सिक्का होता था। ठीक है। एक होता है मासक, होता था मासक और काकड़ी। मासक और सर काकड़ी। प्रमुख सिक्के के बाद क्या बोले हैं? मासक, काकड़ी क्या था? ये तांबे का सिक्का था। ये तांबे का सिक्का था। ठीक है। एक होता था द्रोण। द्रोण पेपर में पूछा भी गया है। ये है अनाज माप का पैमाना। अनाज माप का एक पैमाना है। और एक होता था निवर्तन। निवर्तन एक होता है। ये निवर्तन क्या था? लिख लीजिएगा, भूमि माप का पैमाना। ठीक है। इस समय परिवहन भी अच्छी खासी स्थिति में था, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इस समय जो परिवहन का साधन हुआ करता था अच्छी खासी स्थिति में था। इस समय सड़क और बंदरगाह जो थे इनके प्रमुख परिवहन साधन हुआ करते थे। इसमें 4 प्रमुख सड़क मार्गों की चर्चा भी मिलती है इस समय में। तो 4 प्रमुख सड़क मार्ग कौन कौन से थे? प्रमुख सड़क मार्ग क्या थे ये? एक है उत्तरापथ।
उत्तरापद। ये उत्तरापद क्या था भाई, लिखिएगा। पुरुषपुर से ताम्रलिप्ति, कहां से कहां तक थी? पुरुषपुर से ताम्रलिप्ति, ये लिख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित। इसी को शेर शाह के समय में क्या कहा गया? सड़क ए आजम, ठीक है। इसी को जीटी रोड भी बोलते हैं, जीटी रोड यही है, ठीक है। अब ये जब जीटी रोड कहलाई तो उस समय भारत में हुआ करते थे ऑकलैंड, ऑकलैंड के समय में इसे जीटी रोड कहा गया, ठीक है। दूसरा है दक्षिणापथ, लिखिएगा आगे। दक्षिणापथ में लिखिएगा, ये श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जाती थी। एक तीसरी सड़क भी है जो मथुरा से भृगु कच्छ तक जाती थी, मथुरा से भृगु कच्छ। ये जो चौथी सड़क है ये कौशाम्बी से चंपा, कौशाम्बी से चंपा, कौशाम्बी से चंपा तक जाती थी, ठीक है। बताया जाता है इस समय बंदरगाह व्यवस्था भी थी, और जो बंदरगाह व्यवस्था थी वो दूर पश्चिम में स्थित बेबीलोन के साथ व्यापार और वाणिज्य का अत्यधिक विकास हुआ था। किसके साथ हुआ था? बेबीलोन के साथ, ठीक है। व्यापार वाणिज्य का अधिक विकास हुआ था। एरिथ्रियन है, सॉरी एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो एरियन भी बताता है इसके बारे में। वो कहता है कि भारतीय व्यापारी सफेद चमड़े के जूते पहनते थे और मोती बेचने यूनान के बाजार में आते थे। एरियन के अनुसार भारतीय व्यापारी सफेद चमड़े के जूते पहनते थे और मोती बेचने यूनान के बाजारों में आते थे, ठीक है। दो प्रकार के बंदरगाह थे इस समय। एक तो थे पश्चिमी घाट के बंदरगाह, घाट के बंदरगाह। तो पश्चिमी घाट पे कौन कौन से बंदरगाह हुआ करते थे? एक तो है सोपारा और दूसरा है भड़ौच, जिसको भृगु कच्छ भी बोलते हैं, भृगु कच्छ भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है पूर्वी घाट के बंदरगाह, पूर्वी घाट के बंदरगाह। पूर्वी घाट के बंदरगाह कौन से थे? तो ये अभी बताया ना ताम्रलिप्ति के बारे में, यही ताम्रलिप्ति, सॉरी ताम्रलिप्ति, इसको तामलुक भी बोलते हैं, ठीक है। ताम्रलिप्ति या तामलुक। मेगास्थनीज की किताब इंडिका से हमें भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज जो भारतीय समाज में विभाजन किया, उसने भारतीय समाज में 7 वर्गों के बारे में बताया। तो 7 वर्ग कौन कौन से थे? तो उसमें एक है दार्शनिक, एक है कृषक, एक है पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। ये 7 वर्ग बताया उसने, ठीक है। और मेगास्थनीज कौन है? यूनानी राजदूत है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो, ठीक है। तो लिख लीजिए चाहे तो, मौर्यकालीन समाज,
मौर्यकालीन समाज। इसमें लिख लीजिएगा, मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज के अनुसार ऐसे करके फिर एक एक पॉइंट लिख लीजिए, एक एक पॉइंट करके लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, अपराध कम था, अपराध कम था और न्यायालयों का प्रयोग भी कम होता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, व्यक्ति संपन्न थे, घरों में चोरी नहीं होती थी। सॉरी, व्यक्ति संपन्न थे, चोरी नहीं होती थी और घरों में ताला नहीं लगता था। अगला पॉइंट, भारतीय लोग ब्याज नहीं लेते थे, भारतीय लोग ब्याज नहीं लेते थे। ठीक है। आगे लिखिएगा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, लिखिएगा, भारतीय समाज का मूलाधार जाति हुआ करती थी, जिसका पालन करना अनिवार्य था। सर भारतीय समाज का मूल आधार क्या था? जाति, जिसका पालन अनिवार्य था। इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। लिख लीजिएगा, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अहीर ग्वाले, ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा। कारीगर मतलब शिल्पी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, कारीगर को शिल्पी भी बोला जाता है। कारीगर, योद्धा, निरीक्षक। सर कारीगर चौथे नंबर पे हो। ठीक है, योद्धा मतलब सैनिक। ठीक है, याद रखना। निरीक्षक और मंत्री, ब्रैकेट में अमात्य लिख सकते हैं या फिर सभासद लिख सकते हैं। ठीक है ना। अलग से लिखिएगा, इस समय दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, इस समय दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, इस समय दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अलग से लिखिएगा। फिर मेगास्थनीज ने इंडिका के माध्यम से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की भी जानकारी दी, जिसमें बताया
जिसमें बताया, डैश करके लिखिएगा एक एक पॉइंट। इस समय कृषि मुख्य व्यवसाय थी। इस समय कृषि मुख्य व्यवसाय थी। कृषि मुख्य व्यवसाय थी और कृषक धनी हुआ करते थे। और कृषक धनी हुआ करते थे। लेकिन लेकिन अकाल नहीं पड़ता था। एक चीज और याद रखना है, अब ये कौन से क्षेत्र में देखा था, क्या देखा था, हो सकता है वो इधर ही रहा हो, लेकिन ऐसा बताया भी जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकालों की जानकारी भी मिलती है। अकालों की जानकारी मतलब अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके जो पुष्यगुप्त करके जो राज्यपाल हुआ करता सौराष्ट्र क्षेत्र में, उन्होंने सिंचाई व्यवस्था का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो हो सकता था उन क्षेत्रों में ऐसी स्थिति रही हो उस दौरान, जिसको दूर करने का चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रयास किया गया था। ठीक है, तो हो सकता है वो उस समय के बारे में बताया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा था, क्योंकि सौराष्ट्र में जब नहर बनाई गई, सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, उससे पहले तो नहीं था कुछ। हो सकता है कि जब सिंचाई की व्यवस्था की गई हो उसके बाद मेगास्थनीज का दौरा हुआ हो, मेगास्थनीज तब टहल घूम के देखा हो। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। पैतृक व्यवसाय का प्रचलन था। पैतृक व्यवसाय मतलब वंशानुगत व्यवसाय। कैसा था भाई? व्यवसाय जो था वो वंशानुगत था, ये बात याद रखना। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट फिर लिखिएगा। भू राजस्व के रूप में, भू राजस्व के रूप में उपज का 1/4 भाग लिया जाता था। उपज का 1/4 लिया जाता था। लेकिन लेकिन अर्थशास्त्र में राजस्व की मात्रा 1/6 बताई गई है। ये भी लिखिएगा। अगला पॉइंट है, सोना खोदने वाली चींटियों का भी उल्लेख किया गया है। सोना खोदने वाली चींटियां होती थी। ये सर आगे लिखिएगा अगला पॉइंट में, भारतीय घोड़े और एक विशेष प्रकार के भारतीय घोड़े और एक विशेष प्रकार के एक सींग वाले घोड़े का भी उल्लेख मिलता है, जिसे बोलते थे कार्टजन। सर रिपीट कर दीजिए थोड़ा। एक सिंगा भी बोला जाता है ना इसी को? हाँ, भारतीय घोड़े जो एक विशेष भारतीय घोड़े और एक विशेष प्रकार के एक सींग वाले घोड़े का भी उल्लेख मिलता है, जिसे कार्टजन कहा जाता था। ठीक है, इसने जानते हैं, इसने सोना निकालने वाली नदी के बारे में भी बताया है। लिख लीजिएगा एक चीज और, मेगास्थनीज ने समाज में उपस्थित धर्म की स्थितियों का वर्णन करते हुए ब्राह्मण धर्म की प्रधानता को बताया, साथ ही पुनर्जन्म की भी बात की। ठीक है,
तथा तथा हेराक्लीज, हेराक्लीज कौन है? श्री कृष्ण, ठीक है। और डायनोसिस, डायनोसिस ये कौन? शिव की पूजा का वर्णन किया। इंडिका के अनुसार राजा सबसे शक्तिशाली होता था, राजा सबसे शक्तिशाली होता था, राजा बहुत शक्तिशाली होता था और उसकी अंगरक्षक स्त्रियां होती थी। हमने विषकन्याओं की बात की थी, हमने बताया था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सुरक्षा की जिम्मेदारी महिलाओं पर छोड़ रखी थी, है ना। अपराध अपराध कम होते थे, अपराध कम होते थे क्योंकि दंड के विधान कठोर थे, दंड के विधान कठोर थे। राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को, सॉरी, राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्य शासक न्यायप्रिय था, मौर्य शासक न्यायप्रिय था और राज्य शांत सुखी हुआ करता था। न्यायप्रिय के बाद तो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की रचना की है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे चाणक्य, मतलब उनके गुरु भी थे वही, उन्होंने ही की थी। अब ये जो अर्थशास्त्र है ना, इसको अंग्रेजी में भी अर्थशास्त्र ही बोला जाता है, इकोनॉमिक नहीं बोला जाता है। ये अर्थशास्त्र प्रशासनिक, सामाजिक, विदेशी संबंध, आंतरिक संबंध इत्यादि पर आधारित है। अर्थव्यवस्था का भी वर्णन है, मतलब सब कुछ इसमें आप देखेंगे। ये राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित किताब है, ठीक है ना। ये हमें याद होना चाहिए कि ये एक ऐसी किताब है राजनीतिक व्यवस्था और लोक प्रशासन पर आधारित है। ये हमें याद रखना चाहिए भाई। इसकी जो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये आपको हमको पता होना चाहिए, संस्कृत भाषा में रचित है, ठीक है ना। 40 अध्याय। तो क्या पढ़ा रहे हैं अभी? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसकी शैली आगे तो 141 अध्याय है, 15 अधिकरण है, 6000 श्लोक हैं, 180 प्रकरण है इसमें, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए। और इसकी लेखन शैली क्या है? लेखन शैली आप लोग लिख लेंगे तो इसकी लेखन शैली है महाभारत शैली, ठीक है। क्लास चल रहा है पापा जी। शैली है ये, ठीक है। इसमें ना चाणक्य ने कई सारे वर्ण संकर प्रजातियों का उल्लेख किया है। वर्ण संकर प्रजातियों का उल्लेख जो किया है, तो उसमें एक वर्ण संकर प्रजाति है चांडाल। चांडाल के अलावा और भी कई सारी जातियां इसमें हैं। इसमें एक नाम लिख सकते हैं, शूद्रों को बात करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, बात करने का अधिकार दिया है। और इन शूद्रों को क्या कहा गया है अर्थशास्त्र में? कृषक। अर्थशास्त्र में शूद्रों को कृषक कहा गया है, ठीक है। कौटिल्य बताते हैं कि इस समय भारत में दास प्रथा प्रचलित थी, जबकि मेगास्थनीज ने क्या कहा कि दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, ठीक है। इस समय इन्होंने क्या किया, दासों के भी 9 प्रकार बताए, 9 प्रकार के दास बताए हैं इन्होंने, ठीक है।
9 प्रकार के दासों का इन्होंने उल्लेख किया है। एक चीज और याद रखना इसमें कि अर्थशास्त्र में ना वैश्यावृत्ति को एक सम्मानित व्यवसाय माना गया। वैश्यावृत्ति को एक सम्मानित व्यवसाय माना गया है ना, सम्मानित व्यवसाय माना गया है अर्थशास्त्र में। ओके, लेकिन इसी अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं। सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। ओके, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, अर्थशास्त्र में ही आप ये लिख सकते हैं, महिलाओं को, पत्नी को विवाह विच्छेद का अधिकार था। विवाह विच्छेद का अधिकार था। विवाह विच्छेद मतलब तलाक पर था। ओके, ये हमें याद रखना है। एक शब्द का यूज किया गया है, रूपा जीवा। रूपा जीवा क्या था भाई? लिख लीजिए। अविवाहित महिलाएं थी। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति करने वाली महिला। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति करने वाली महिला। समरांगनिया कौन होती थी? समरांगनिया कौन थी भाई? चंद्रगुप्त की सुरक्षा में नियुक्त महिला अंगरक्षक। है ना? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। चंद्रगुप्त की सुरक्षा में नियुक्त महिला अंगरक्षक को बोला जाता था। ठीक है, लिखिएगा, महिलाओं को अनिष्कासिनी और असूर्य पश्या कहा जाता था। ठीक है, कृषि की वर्ष में 3 फसलों का उल्लेख। वर्ष में 3 फसलों का उल्लेख। लेकिन मेगास्थनीज ने साल में सिर्फ 2 फसलों के बारे में बात किया है। ठीक ना? और बताया गया है कृषि में जो सर्वोत्तम फसल है वो है चावल। सर्वोत्तम फसल क्या है? चावल है। और निकृष्ट फसल के रूप में वर्णन हुआ है गन्ना। सर ये इसका अर्थ क्या होता है सर? इस समय का प्रमुख उद्योग कौन सा था भाई? सूत कातना और बुनना, ये प्रमुख उद्योग था। और अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक रही है यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, हो गया? जी सर हो गया। हाँ, आर्ट एंड कल्चर वाला भी इसका देख लेंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे तो इनमें जैसे 2 प्रकार की कला विकसित हुई ना। एक राजकीय कला थी और दूसरी हुआ करती थी लोक कला।
राजकीय कला जो राज्य के संरक्षण में इस निर्मित हुई, और लोक कला जो आम जन की बोलचाल, आम जन की भाषा में या आम जन के द्वारा जिसको संरक्षित किया गया या बनाया गया, नहीं है ना। जैसे मिट्टी की मूर्तियां हैं, यक्ष यक्षण की प्रतिमाएं हैं, ये सब क्या है, ये सब लोक कला में शामिल हैं। राजकीय कला में क्या क्या आता है? राजकीय कला में आप देखेंगे, एक नाम सुना होगा राजप्रसाद का, एक नाम सुना होगा स्तंभ का, एक नाम सुना होगा स्तूप का, एक नाम सुना होगा गुहा विहार का, ऐसे नाम सुने होंगे आप लोग। यहां पर जब बात करते हैं किसी राजप्रसाद की, तो राजप्रसाद के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, जिसको देखकर किसी ने, मतलब फाहियान ने उसे देवों द्वारा निर्मित बताया था, है ना। दीवार के बीच में तीर गुजरने देने के लिए छेद बनाए गए थे, 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी खाई से घिरा हुआ था, ऐसा राजप्रसाद था उनका, है ना। कुछ ऐसी चीजें थी। स्तंभों की बात करें तो स्तंभ को कैसे थे भाई इनके, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अशोक के स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित थे, चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित थे, जिन्हें बनाने के लिए किसी चबूतरे की जिन्हें किसी चबूतरे पर स्थापित नहीं किया गया था। चबूतरा एक बार रिपीट कीजिए फिर से। वो बनता था। हाँ, जमीन खोद के उनको गाड़ दिया जाता। एकाश्म पत्थर का प्रयोग किया जाता था, एकाश्म पत्थर का प्रयोग होता था, ये आप लिख सकते हैं। एकाश्म पत्थर का मतलब एक ही पत्थर से बनता था। इनकी ऊंचाई देखेंगे ना तो 30 से 40 फुट होती थी, खुले आसमान के नीचे होते थे, खुले आसमान के नीचे होते थे, कहीं किसी बिल्डिंग में नहीं बनाए गए हैं ये, है ना। और सबसे बड़ी बात है उत्कीर्णित है ये, उत्कीर्णित होने के साथ साथ हिष्ट पुष्ट पशुओं और क्या, पक्षी भी तो सूर्य चंद्रमा ये सब क्या करते थे? हाँ, पशु पक्षी सूर्य चंद्रमा की मूर्ति बनी स्थापित है ना। ओके, अब इसमें देखें तो सर अगर ऊंचाई कितनी? ऐसे 30 से 40 फीट, जैसे एक हम अगर बना देते हैं ऐसे करके, ऐसे ये मान लो एक अशोक स्तंभ है ये अपना, ठीक है, वैसा पूरा नहीं है भाई। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे दिखेगा ये, ठीक है, ये क्या है, उल्टी कमल कली की झालर, उल्टी कमल कली की, ये उल्टी कमल कली की झालर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो ये इसका तना भाग है, इसका तना भाग है, ओके। और इसके अलावा देखेंगे तो एक यहाँ पे चौकी रखी है, चौकी रखी हुई है। चौकी को क्या बोलते हैं, चौकी होती थी, ठीक है। और चौकी के ऊपर यहाँ पे क्या होगा फिर, पशु मतलब आकृतियां रखी रहेंगी। ईरानी स्तंभ में और मौर्य स्तंभ में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जहां मौर्य स्तंभ एकाश्म पत्थर के बने होते थे, वहीं ईरानी स्तंभ जो थे पत्थरों के टुकड़े से बने होते थे। मौर्य स्तंभ पर जीव जंतुओं के चित्रों को उकेरा गया है, वहीं पर ईरानी स्तंभ में क्या किया गया है, मानवीय आकृतियों को रखा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ जहां पर मौर्यों के स्तंभ थे वो खुले आसमान के नीचे होते थे, बिना किसी चबूतरे की सहायता से बनाए जाते थे, वहीं पर जो ईरानी स्तंभ होते थे वो बिल्डिंग में, किसी महल में बनाए जाते थे
और उनके नीचे क्या होता था, वो किसी स्तंभ पर निर्मित होते थे। ये अंतर्लिखित है क्या सर? अंतर थोड़ा हमें पता रहना चाहिए। कई सारे विद्वान ये भी बताते हैं कि जो अशोक के स्तंभ रहे वो ईरानी स्तंभों से प्रेरित थे, प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन ईरानी स्तंभ की तरह नहीं थे। लेकिन पॉलिश तो सेम होता था ना, वो पॉलिश वहां भी होता था, यहाँ भी। पॉलिश वाली बात जो है वो ठीक है, लेकिन जो हमारे मतलब अशोक के जो स्तंभ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज, भारतीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक नए तरीके से उसको गढ़ने का प्रयास किया था। नकल की होगी भाई, देखा होगा, प्रभावित हुए होंगे ये लोग, प्रभाव पड़ा होगा, सोचे होंगे हम भी स्तंभ बनाएंगे, तो उन्होंने बनाया है, लेकिन उसमें इन्होंने क्या किया, अपने तरीके से उसको बनाया। ठीक है। अच्छा, स्तंभों में सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? सॉरी, सबसे छोटा स्तंभ अगर देखा जाए तो रुम्मिन देई है ना, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, पता है, ये तो पहले भी लिखवाए हैं। जी सर। किस बात का जिक्र किया गया है ये भी हमने बताया है, कहां पर है ये भी हमने बताया था, सिंहासनारूढ़ के कौन से वर्ष ये गए थे जहां फिर जाकर रुम्मिन देई स्तंभ की स्थापना करवाई थी, वो भी हमने बताया था। तो वो सारी चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सर सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा? एक है लौरिया नंदनगढ़, पश्चिमी चंपारण। हम्म, सर क्लियर नहीं किया कौन सा है? बताया तो भाबुर होगा, भाबुर स्तंभ लेख। ठीक है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ आप लिख सकते हैं। सबसे सुरक्षित, ठीक है। एक है कुम्हरार का स्तंभ, कुम्हरार का स्तंभ जो कि पाटलिपुत्र में ही था, इसे पाटलिपुत्र स्तंभ लेख भी कहा जाता था, इसे जम्बूदीप स्तंभ लेख भी कहा जाता है, जम्बूदीप स्तंभ भी कहा जाता है। और ये नाम जिसने दिया उसका नाम है फाहियान। फाहियान को एक और नाम दिया जाता फारसियन, ये तो नाम सुना होगा, फारसियन, फाहियान, ये नाम कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। ओके, अब इनके कुछ ऐसे भी स्तंभ हैं जो लेख विहीन हैं, मतलब कुछ ऐसे भी स्तंभ हैं जिसमें कुछ नहीं लिखा गया है। लेख विहीन स्तंभ कौन से हैं इनके? लेख विहीन स्तंभों में अगर देखा जाएगा तो सबसे पहला नाम आता है संकिसा। संकिसा स्तंभ है, इसमें आपको हाथी की आकृति देखने को मिल जाएगी, हाथी की आकृति है इसमें। ठीक है, ये बात आप लोग लिख लो, हाथी की आकृति इसमें देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे है ये? यूपी में है। यूपी में कहाँ है? फर्रुखाबाद में है। और ये वही संकिसा है जहां पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया गया था। संदेह नहीं होना चाहिए, डाउट में मत रहना आप लोग, प्रवेश की अनुमति दी गई थी वैशाली में, है ना? यहाँ पे वैशाली में अनुमति मिली थी, संकिसा में प्रवेश दिया गया था। तो संकिसा हमारा कहाँ रही? फर्रुखाबाद, यूपी के फर्रुखाबाद में। दूसरा है जो लेख विहीन स्तंभ है उसका नाम है रामपुरवा, रामपुरवा स्तंभ। इसके शीर्ष पर आप बैल देख सकते हैं, इसके शीर्ष पर आप बैल देख सकते हैं रामपुरवा पे। ठीक है, इसके अलावा एक है बसाड़। ओके, बसाड़ कहाँ है ये? वैशाली ना? हाँ, वैशाली में है ये। और एक और है कोसम, कोसम कौशाम्बी। ये कुछ अभिलेख रहे हैं, स्तंभ लेख रहे हैं जो कि लेख विहीन है। ठीक है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि
सवाल पूछे तो गए, हम भी बात करेंगे इस पे बाद में, ठीक है। स्तूपों की भी बात कर लें। सर एक क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख है जो दुई लिपि से लिखा गया है, तो इसमें कंधार आएगा क्या? कंधार, कंधार है, उधर का ही है, नॉर्थ ईस्ट में ही है, नहीं क्योंकि उधर अड़माइक और नॉर्थ वेस्ट, खरोष्टी में लिखा है। नॉर्थ वेस्ट में है वो। और मेरे ख्याल से हमने बताया भी है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एकमात्र अभिलेख जो कि सर इस भाषा में लिखा गया है, इस भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ मतलब उधर वाली भाषा का यूज, शैली का यूज तो हुआ ही है, इधर ये अपने अपने यहाँ जो लोकल वाली है उसका भी यूज किया गया है, सर, ब्राह्मी। तो ये दुई लिपि, इसका आंसर यही होगा ना, गांधार ही। हाँ सही होगा वो, ठीक है। एक जैसे मान लो स्तूप की बात करें, तो स्तूपों के बारे में कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि इसके 4 भेद होते हैं। लेकिन पहले तो ये पता हो कि स्तूप होते क्या थे। स्तूप क्या थे भाई? सर उसे अंत्येष्टि रखा जाता था सर, देखिए बौद्ध का, जो देखिए 8 गो हुआ तो उसमें से। देखिए, ये चिता संबंधी होते थे, पहली चीज तो ये याद रखो, चिता संबंधी होते उसमें थे। हड्डी रखा जाता था। तो स्तूप जो थे चिता संबंधी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। लिख सकते हैं शवदाह के पश्चात, शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को, बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर, भूमि में गाड़कर उनके ऊपर बनी समाधियां, उनके ऊपर बनी समाधियां होती थी, ठीक है। बात क्लियर हुई? ये तो है आपके इसकी बात, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और लिख सकते हैं, स्तूपों का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? स्तूपों का प्रथम उल्लेख हमको मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसका पहला उल्लेख हमको ऋग्वेद में ही मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने करीब 84,000 स्तूपों की स्थापना की थी, लेकिन ये एक अतिशयोक्ति भी हो सकती है ना। यह हो सकता है वो छोटे मोटे ऐसे करके बना दिए हों, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि अशोक ने करीब 84,000 स्तूपों को बनाया था। बौद्ध ग्रंथ में ही ये बात कही गई है, ठीक है। तो इनके जो भाग होते हैं, हम जो भाग की बात कर रहे थे, कितने हैं? 4 भेद हैं। स्तूपों के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं इसके स्तूपों के? लिख सकते हैं। शारीरिक स्तूप, शारीरिक स्तूप, पारिभौमिक स्तूप, पारिभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, उद्देशिका स्तूप, और एक था पूजार्थक स्तूप, ठीक है। एक चीज और लिख सकते हैं, स्तूप का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। यस सर, टीला भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा लिख लीजिए बौद्धों की श्रद्धा, और उपासना का केंद्र, ठीक है। स्तूपों के बारे में भी लिख लेते हैं, कुछ स्तूप हैं कहाँ पे हैं कहाँ पर नहीं है, उनके बारे में भी लिख लेते हैं। ये हो गया ना? जी सर। ठीक है। स्तूपों में एक स्तूप है आपका भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप कहाँ है? सतना, MP, ये लिख लो।
अमरावती स्तूप कहाँ है? अमरावती स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश, है ना। और याद रखना ये सफेद संगमरमर निर्मित है, संगमरमर से निर्मित है, सफेद संगमरमर से निर्मित है अमरावती स्तूप। ठीक है। और भी है, सांची भी है। सर सफेद संगमरमर लिखे हैं। सांची स्तूप कहाँ है? रायसेन जिला, रायसेन जिला में है सांची स्तूप। लिख सकते हैं स्थापत्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ। ओके। इसकी खोज लिख सकते हैं जनरल टेलर, कब? 1818। और जीर्णोद्धार कौन करवाया था इसका? जीर्णोद्धार करवाए थे अग्निमित्र शुंग। ठीक है। हाँ, एक और लिखिएगा, देउर कोठार। देउर कोठार कहाँ है? सर क्या लिखे हैं? ये है रीवा में, रीवा में। चलो देउर कोठार आपका रीवा में पड़ेगा। रीवा एमपी। हाँ, रीवा एमपी में। ओके। सारनाथ में भी स्तूप रहे हैं। सारनाथ में भी स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तो हालांकि जैसे एक धर्मराज का स्तूप है, धर्मराज का स्तूप है। ठीक है। मूलगंध, मूलगंध कुटीर विहार भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, कुटीर विहार। यहीं पर धमेक स्तूप भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धमेक स्तूप देखने को मिल जाएगा। एक चीज याद रखना धमेक स्तूप के बारे में कि इसका निर्माण तो शुरू हुआ था अशोक के समय में, लेकिन इसका काम जो पूरा हुआ था वो गुप्तों के समय में जाकर हुआ था। ठीक है। निर्माण अशोक ने करवाया था, पूरा गुप्तों ने करवाया। यहां पर एक स्तूप है पिपरहवा, पिपरहवा, और बताया जाता है कि पिपरहवा स्तूप सबसे पुराना है, सबसे पुराना स्तूप है पिपरहवा। ठीक है। कुछ और स्तूपों के बारे में आप लोग लिख लीजिए, जैसे धमेक पता हो गया ना, सहेत सांची का स्तूप सबसे नया है क्या? सहेत, लिखिएगा सहेत महेत कहाँ है? श्रावस्ती में, श्रावस्ती। रानाभार, रानाभार कहाँ है? कुशीनगर। फिर है एक है घोषिताराम, घोषिताराम कहाँ है? कौशाम्बी। ठीक है, ये भी लिख लो, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं सवाल। ओके। एक नाम पूछा जाता है बार बार, बुलंदी बाग। बुलंदी बाग क्यों फेमस है? अपने परकोटे के अवशेष के लिए, है ना। अब बुलंदी बाग के बारे में याद रखना, ये पाटलिपुत्र का पुराना नाम है।
क्लियर? ठीक है। एक चीज जानते हैं आप लोग, श्रीनगर, श्रीनगर नाम सुना होगा। अशोक द्वारा बनाया गया था। हाँ, अशोक ने इसकी स्थापना की थी। कहां पर की थी? जम्मू कश्मीर। बितस्ता मतलब क्या होता है? झेलम यस सर। के तट पर। ठीक है। यहीं पर एक मंदिर भी है जिसका नाम है अशोकेश्वर मंदिर, यहीं पे। एक और है ललित पतन, ये नेपाल में पड़ेगा, नेपाल में है, अशोक द्वारा स्थापित है, अशोक द्वारा स्थापित नगर है ये। थोड़ा ये ध्यान रखना है। ठीक है। विहारों के नाम अगर लिखना चाहे तो विहार भी हैं। बिहार में एक नाम सुना होगा कुक्कुटा राम, कुक्कुटा राम है ना, कुक्कुटा राम सुना होगा, अशोका राम सुना होगा। ये दो विहारों के बारे में भी पता चलता है। ठीक है। फर्स्ट नंबर में क्या लिखे हैं? मूर्ति कला की बात कर लें इनके, तो मूर्ति कला में एक नाम आता है परखम। सर दोनों अशोक ही बनवाए, दोनों बिहार। ये परखम क्या है भाई? पहली बात तो ये याद रखना कि ये परखम जो है मथुरा में है, अपने मथुरा में है। ठीक है, ये याद रख लो। और यहां से क्या मिला है? यक्ष, ये जगह। तो यहाँ पटना पर के विचारगंज से भी तो यक्ष की मूर्ति मिली है सर। क्योंकि सर आप यक्ष अर्थ की ही मूर्ति पूछते हैं। परखम से उनका नाम बताया जाता है मणिभद्र। ये यक्ष की जो मूर्ति है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मणिभद्र, इनको मणिभद्र कहा गया है। ठीक है। अरे यही नहीं, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति ना आपको विदिशा से भी प्राप्त हुई है, विदिशा से, ग्वालियर से, विदिशा से भी मिली हैं, ग्वालियर से भी मिली हैं। लिख लो भाई, दीदारगंज की मूर्ति, दीदारगंज की मूर्ति। ठीक है। यहां पर क्या मिला है? यहां से लिखो, चामर ग्रहणी, चामर ग्रहणी की मूर्ति मिली है। यक्ष यक्षिणी की ही है, चामर ग्रहणी की मूर्ति है। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। एक और है लोहानीपुर, लोहानीपुर में क्या मिला है? ये भी पटना में है भाई। यहां से दो जैन तीर्थंकरों की मूर्ति प्राप्त हुई है, दो जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है ना। मृदभांड की बात करें, मिट्टी के बर्तनों की बात करें, तो यहां पर कैसे मृदभांड पाए गए भाई? उत्तरी काली पॉलिश NPW, उत्तरी काले, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, है ना। ठीक है ना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ओके, ये मिले हैं यहां से, समझे?